आज का अपना जो टॉपिक है वो है विदेश नीतियों की श्रृंखला में रूस की विदेश नीति। रूस जो पूर्व में हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे, 1917 को सोवियत संघ की स्थापना की गई थी और 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की और 1922 में स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का महामंत्री बना दिया गया। उसके बाद 1956 में क्रुश्चेव तथा 1964 में ब्रेजनेव पार्टी के महामंत्री बने। इन दिनों पार्टी के महामंत्री की स्थिति एक अधिनायक की भांति रही। 1985 में गोर्बाचोव पार्टी के महामंत्री बने तो उन्होंने ग्लेस्नोस्त, खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्निर्माण के सिद्धांत लागू किए और उसका परिणाम यह हुआ कि 1991 में सोवियत संघ समाप्त हो गया और सोवियत संघ का अंत एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण घटना रही। 1991 को येल्त्सिन और गोर्बाचोव में सोवियत संघ को समाप्त करने पर एक सहमति हो गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका सबसे बड़ा गणराज्य रूस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अवतरित हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी रूस सोवियत संघ का विशालतम गणराज्य था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इस गणराज्य का अपना विशिष्ट योगदान रहा है, क्योंकि यह सर्वाधिक संसाधन संपन्न गणराज्य है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पुराने सोवियत संघ का स्थान तो दे दिया गया, लेकिन शर्त यह थी कि पुराने सोवियत संघ के समस्त उत्तरदायित्वों को, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को वह निर्वाह करेगा। तो पुराने सोवियत संघ के विघटन के बाद बचा हुआ रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा ही और क्योंकि हजारों मिसाइल रूस के दूर दूर तक लगे हुए तथा राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने तथाकथित परमाणु बटन या ब्रीफकेस रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को सौंप दिए थे। अब विश्व में रूस की भूमिका उसके नायक बोरिस येल्त्सिन के व्यक्तित्व से तय होने लगी और सत्ता में येल्त्सिन के आने से रूसी लोगों को यह दुविधा खत्म हो गई कि वे एशियाई ताकत हैं या यूरोपीय। अब हम देखेंगे कि पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद या पतन के फलस्वरूप तृतीय विश्व पर, तीसरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। अब समूचा विश्व अमेरिका के विश्व की एकमात्र शक्ति रह जाने के कारण समूचे विश्व में उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। तीसरी दुनिया के देशों पर भी अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया, क्योंकि अब उसे चुनौती देने वाली कोई शक्ति रही नहीं। दूसरा, रूस को उत्तराधिकारी माना गया। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी अब रूस को माना गया और रूस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया। तीसरा, कि अलग हुए राज्य स्वतंत्र एवं संप्रभु स्थान बना चुके थे। फिर राष्ट्रकुल की भी स्थापना हुई। पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में से 11 देशों ने स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का गठन किया और यह राष्ट्रकुल एक ढीला ढाला संगठन है। तीसरी दुनिया के देश राष्ट्रकुल के इन सदस्य राष्ट्रों के साथ बहुपक्षीय सहयोग रखने की या बहुपक्षीय सहयोग करने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। अब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो तीसरी दुनिया के देशों को गंभीर आघात
का सामना करना पड़ा। तीसरे विश्व के देशों को पूर्व सोवियत संघ से आर्थिक, सैनिक तथा तकनीकी सहायता प्राप्त होती थी, लेकिन अब जो रूस जैसे गणराज्यों में इतनी क्षमता है या नहीं, या करेंगे या नहीं, ये तो भविष्य ही बता पाएगा। फिर रूस चीन का जो विवाद था वो भी अब महत्वहीन हो गया। भारत को इसका सबसे बड़ा आघात लगा, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ भारत का सबसे महान मित्र था। अब भविष्य में रूस और यूक्रेन जैसे देश भारतीय आवश्यकताओं को कहां तक पूरा करेगा, ये कहना मुश्किल था। पूर्व सोवियत संघ के विघटन ने एशिया महाद्वीप में जापान के आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व को भी बढ़ावा दिया। जापान की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही थी। अब मध्य एशिया के अनेक गणराज्य इस्लामिक राष्ट्र हैं, तो इस्लामी कट्टरतावाद के विकास की भी अब आशंका बनी हुई थी। इसके विघटन के कारण मध्य पूर्व के तेल भंडारों पर अमेरिका का एक छत्र प्रभुत्व स्थापित हो गया और पूर्व सोवियत संघ के विघटन या पतन के कारण गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया। अमेरिका के नेतृत्व में G7 का राष्ट्रों का जो विश्व राजनीति पर प्रभुत्व था, वो अब अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो ये तो थी सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में उथल पुथल की कहानी। अब हम देखेंगे कि रूस की जो विदेश नीति है, वो रूस की विदेश नीति का जो निर्माता है वो बोरिस येल्त्सिन को माना जाता है। 1985 को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य मिखाइल गोर्बाचेव सर्वसम्मति से पार्टी के महासचिव बने। सत्ता हाथ में आते ही उन्होंने 1985 को सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए क्रांतिकारी कार्यक्रमों पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्ट की घोषणा की। आर्थिक पुनर्निर्माण और खुलेपन की नीतियों के परिणाम स्वरूप कई गणराज्यों में भीषण सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए और तो और बंद अर्थव्यवस्था से अचानक खुले बाजार की अर्थव्यवस्था की ओर सोवियत संघ का पदार्पण भी महंगा पड़ा। देश में रोजमर्रा के उपयोग की चीजों का अभाव होने लगा। बोरिस येल्त्सिन रूसी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने, जिनका निर्वाचन लोकतांत्रिक विधि से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 10 जुलाई 1991 यानी कि 1991 को हुआ। पिछले 1000 वर्ष के रूसी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद येल्त्सिन का व्यक्तित्व एक सशक्त राष्ट्रपति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरा। सोवियत संघ से सबसे बड़े गणराज्य के राष्ट्रपति येल्त्सिन का कद इतना बढ़ता गया कि स्वयं ही पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लास्नोस्ट के प्रणेता मिखाइल गोर्बाचेव का कद बौना होता गया। अब हम देखेंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसके पहले एक बात है कि येल्त्सिन रूस की विदेश नीति के जो प्रणेता के रूप में
प्रसिद्ध हुए। उनकी जो विश्वव्यापी छवि जो थी वो एक महान लोकतांत्रिक नेता के रूप में थी। उन्हें पाश्चात्य शक्तियों का भी अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त हुआ। इसीलिए उन्हें रूसी विदेश नीति के निर्माता तथा सूत्रधार की संज्ञा से विभूषित किया गया। अब अगली कड़ी में हम देखेंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन